अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला पॉलीहेलोजन कंपाउंड है डाइहेलोजन। अब डाइहेलोजन्स क्या होते हैं? तो आप देखो यहाँ पे जो हेलो एल्केन है उसमें दो हेलोजन प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलो एल्केन। और ये दोनों जो हेलोजन है वो एडजेसेंट कार्बन पे है, इसलिए हम इसको कहेंगे विसिनल डाइहेलाइड। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो हम आईयूपीएसी नेमिंग के लिए नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से, तो 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन होगा इसका आईयूपीएसी नेम। उसी तरह अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे है तो उसको कहते हैं जेमिनल डाइहेलाइड, और इसका आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए हम लिखेंगे 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन क्योंकि 4 कार्बन है, इसका नाम है 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये डाइहेलोजन डेरिवेटिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें भी देखो डाइहेलोजन्स है, 2 हेलोजन है, लेकिन एक फर्स्ट कार्बन पे और एक थर्ड कार्बन पे, मतलब बीच में एक कार्बन फ्री है, तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड हेलोजन्स। हेलोजन्स जो कार्बन के बीच में है उसके बीच में एक आइसोलेटेड कार्बन है, तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड डाइहेलाइड्स। इसका नाम क्या लिखेंगे? 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये था डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स। इसका प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। प्रिपरेशन करने के लिए हम मीथेन में अगर हेलोजिनेशन 2 टाइम्स करें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो बनेगा डाइक्लोरोमीथेन, जिसका दूसरा नाम है मिथिलीन क्लोराइड। इसको मिथिलीन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं, जो मीथेन में से बनता है क्लोरीनेशन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इसके यूजेस देखो तो ये यूज होता है सॉल्वेंट की तरह, एज अ सॉल्वेंट इट इज यूज्ड। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये डिसॉल्व कर सकता है क्योंकि वो खुद नॉन पोलर है। और दूसरा यूज है एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसॉल, तो एरोसॉल में वो एज अ प्रोपेलेंट भी यूज हो सकता है। तो जैसे उसके यूजेस है वैसे उसका हार्मफुल इफेक्ट भी है। तो हार्मफुल इफेक्ट ये है कि अगर वो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो इंटेंस बर्निंग होगा और जो स्किन है वो रेड हो जाएगी। सो मिल्की रेडनेस प्रोड्यूस होगी स्किन पे अगर डाइक्लोरोमीथेन डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आता है तो ये याद रखिए हार्मफुल इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है, उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए हम मीथेन का क्लोरीनेशन कर सकते हैं। अब देखो मीथेन का क्लोरीनेशन करेंगे तो 1 मोल से क्या बनेगा? 1 मोल क्लोरीन से क्लोरोमीथेन, 2 मोल्स होंगे तो डाइक्लोरोमीथेन मिलेगा, ठीक है। और अगर 3 मोल्स है, सो 3 मोल्स क्लोरीन है और कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन करेंगे तो हमें ट्राई क्लोरोमीथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म मिलेगा। दूसरा मेथड है हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो सिर्फ कौन सा मॉलिक्यूल देगा? जिसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ CH3 है, मतलब मिथाइल कीटोन के हेलोजिनेशन को कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। सो कोई भी कार्बोनिल ग्रुप पे एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ कार्बोनिल नहीं है, तो हमने इथेनॉल लिया है। ये क्या है? इथेनॉल। सो इथेनॉल का हम पहले करते हैं ऑक्सीडेशन। क्लोरीन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा तो इथेनॉल में से बनेगा इथेनॉल, तो हो गया ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन कम हो गए मतलब उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब ये इथेनॉल का करेंगे वापस क्लोरीनेशन Cl2 ऐड करके, तो ये जो 3 हाइड्रोजन्स है वो क्लोरीन से हो जाएंगे रिप्लेस, तो यहाँ पे CCl3 हो जाएगा। CH3 की जगह पे CCl3CHO, इसको कहते हैं क्लोरल। अब ये क्लोरल का हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस के लिए हम ऐड करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर क्लोरल में ऐड करेंगे तो मिलेगा क्लोरोफॉर्म, और ये जो एक कार्बन है ये कार्बन कन्वर्ट होगा फॉर्मेट में, कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कैल्शियम फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा और CCl3 कन्वर्ट होगा CHCl3 में। तो इस तरह से हमें मिथाइल कीटोन के रिडक्शन से, हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलता है? क्लोरोफॉर्म। सो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस हेलोफॉर्म रिएक्शन में होते हैं? तो एक है ऑक्सीडेशन। अगर अल्कोहल दिया है तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे या कीटोन में कन्वर्ट करेंगे, तो पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन। सेकेंड स्टेप है क्लोरीनेशन। एल्डिहाइड या कीटोन का क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरल मिलेगा, और थर्ड स्टेप में हम करते हैं उसका हाइड्रोलिसिस। तो इस तरह से ये 3 रिएक्शन है। तो आपको कभी ऑप्शन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट इन्वॉल्व्ड
ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन एंड क्लोरिनेशन। तो रिडक्शन कहीं पे नहीं है, देखो रिडक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये बात आप याद रखिए। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन नहीं देगा। मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स अलग भी हो सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट देखना है। क्या है कॉन्सेप्ट? OH है, अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ कीटोन आएगा, तो कीटोन आएगा तो उसके नेक्स्ट कार्बन पे CH3 है, मतलब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। कीटोन, तो जिसके कार्बोनिल कार्बन पे CH3 है तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन आएगा, उस पे क्या है C2H5 है, C2H5 है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करने से हमें ये मिलेगा CO CH2CH3 CH2CH3। तो कार्बोनिल कार्बन पे CH3 है नहीं है, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। और नेक्स्ट देखो, ये कार्बोनिल पे एक तरफ CH3 नहीं है लेकिन दूसरी तरफ है, तो एक CH3 है तो ये देगा। सो जिस पे मिथाइल प्रेजेंट है, कीटोन के साथ मिथाइल प्रेजेंट है, वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, उसके हैलोजिनेशन से क्लोरल बनेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा, विच एल्डिहाइड गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन? सो ओनली acetaldehyde or you can say ethanol. Only ethanol gives हैलोफॉर्म रिएक्शन। मिथेनॉल नहीं मिलेगा, मिथेनॉल से हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि उसमें CH3 नहीं है। आप बोलोगे सर प्रोपेनॉल में CH3 है, लेकिन प्रोपेनॉल कैसा हो जाता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड हो, तो ये कार्बोनिल पे CH2 है, CH3 नहीं है। कार्बोनिल कार्बन पे CH3 होगा तो हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा। सो बहुत ही सिंपल है, क्लोरोफॉर्म प्रिपरेशन आपको याद रखना है, अल्कोहल में से बनेगा, लेकिन कब? कार्बोनिल कार्बन जो अल्कोहल में से बनेगा उस पे CH3 आना चाहिए, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा। या तो कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, अगर वो कौन से कीटोन है तो कार्बोनिल के साथ एक CH3 कंपलसरी होना चाहिए। सो मिथाइल कीटोन, इन शॉर्ट आपको याद रखना है, मिथाइल कीटोन अगर प्रेजेंट है किसी ग्रुप में तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब हैलोफॉर्म मतलब यहाँ क्लोरोफॉर्म जो बनाया उसके प्रॉपर्टीज क्या है? तो उसका सबसे पहला प्रॉपर्टी है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो पॉइजनियस सब्सटेंस बनाता है फॉस्जिन। ये पॉइजनियस सब्सटेंस है तो ये नहीं बनना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम डार्क ब्राउन बोतल में स्टोर करेंगे और एयर के कांटेक्ट में ना आए इसलिए हम उसमें डालेंगे 1% इथेनॉल। वो क्या करेगा, जो फॉस्जिन बनता है उसको कन्वर्ट कर देगा डाई इथाइल कार्बोनेट में। इथेनॉल कन्वर्ट फॉस्जिन इनटू डाई इथाइल कार्बोनेट विच इज नॉट हार्मफुल। तो ये पहला प्रॉपर्टी क्लोरोफॉर्म का याद रखो, एयर के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है फॉस्जिन। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड टू इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन। जैसे रेफ्रिजरेटर में हम यूज करते हैं R22, वो फ्रियोन है, वो इसमें से बनता है। एसी में भी जो हम फ्रियोन यूज करते हैं वो भी हम क्लोरोफॉर्म में से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। क्लोरोफॉर्म कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ यूज करेगा तो एक इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड बनता है जिसका नाम है क्लोरोपिक्रिन, NO2CCl3। इसको कहते हैं क्लोरोपिक्रिन विच इज इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड। और एक यूज है, वो अगर सिल्वर के साथ रिएक्ट करे, ये उसका केमिकल रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म अगर सिल्वर के साथ रिएक्ट करे तो कपलिंग रिएक्शन होता है। कैसा कपलिंग रिएक्शन? ये Ag क्लोराइड को ले जाएगा, है ना, तो 6 AgCl रिलीज होंगे और ये CH के साथ कंबाइन होके देगा एसिटिलीन। तो जैसा हमने वुड्स रिएक्शन देखा था, ये सेम वैसा ही रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में हमने सोडियम यूज किया था एज अ मेटल, यहाँ पे सिल्वर यूज हुआ और कपलिंग रिएक्शन हुआ। ठीक है, CH3 कंबाइन होते हैं सोडियम की प्रेजेंस में तो वुड्स रिएक्शन है, यहाँ पे CH कंबाइन होंगे एसिटिलीन बनेगा। तो यहाँ क्लोरोफॉर्म के प्रॉपर्टीज खत्म होते हैं। आपको एक और यूज क्लोरोफॉर्म का पता होना चाहिए, इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। ऑपरेशंस करने हैं, किसी को अगर बेहोश करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे बॉडी को बेहोश कर देगा, मतलब फिर कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन से पार्ट में ऑपरेशन हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन।
इसका यूज क्या है? प्रिपरेशन तो सिंपल है, आपने 3Cl2 ऐड किया था, इसकी जगह 4Cl2 ऐड करो तो बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। मीथेन में 4Cl2 ऐड करने से बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर क्लोरोफॉर्म में एक Cl2 ऐड करो तो भी बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट इसके यूजेस क्या है? तो यूजेस में पहला है इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि वो देखो ऑर्गेनिक है और नॉन पोलर है, तो इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सेकेंड है ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है, ग्रीन केमिस्ट्री में बहुत ही इसका यूज है क्योंकि ये हार्मफुल नहीं है। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर है, एज अ पायरिन हम उसको यूज करते हैं, अंडर द नेम ऑफ पायरिन इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन इसके यूज में एक ध्यान रखना है, जैसे क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ फॉस्जिन बनाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हॉट वाटर वेपर के साथ फॉस्जिन बनाता है। तो अगर आपको पता है कि जहां आग लगी है वहां पे पानी यूज हुआ था, वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वहां पे कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज नहीं करना है। ऑयल की वजह से आग लगी है, कहीं पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, वहां पे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर सकते हो, तो इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट है DDT, ये भी एक हैलोजन डेरिवेटिव है जिसका हम नाम ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन नेम पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT। पहला डी मतलब डाइक्लोरो, दूसरा डी मतलब डाइफिनाइल और टी का मतलब है ट्राइक्लोरोइथेन। कैसे देखो, ये दोनों क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, दो फिनाइल है डाइफिनाइल, और ये बीच में जो है उसमें ध्यान दो टेट्राक्लोरो, दो कार्बन है तो इथेन, तो ये उसका नाम है। बट IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? तो IUPAC नेम में हमको क्या दिखाना है, ये जो क्लोरल है उसको नंबर देंगे 1 और ये कार्बन को नंबर देंगे 2। तो सेकेंड कार्बन पे दो रिंग है, देखो ये और ये, जिसको नाम देंगे 4 क्लोरोफिनाइल। कैसे? यहां से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 क्लोरोफिनाइल। 4 क्लोरोफिनाइल दो बार है इसलिए लिखा 20, पूरा कॉम्प्लेक्स दो बार है ना, इसलिए डाई नहीं लिखना है, 20 ट्रीस टेट्रा किस ऐसा लिखते हैं हम, तो 20 फिर लिखेंगे 4 क्लोरोफिनाइल क्योंकि वो बेंजीन रिंग है, वो सेकेंड कार्बन पे है और दो रिंग है ना, इसलिए हमने लिखा 2 2 20 4 क्लोरोफिनाइल। फिर फर्स्ट का पोजीशन पे क्या है, 3 क्लोरीन है, तो 1 1 1 ट्राइक्लोरोइथेन, ये हुआ IUPAC नेम। अब इसके यूजेस क्या है? तो इसका यूज है एज अ इंसेक्टिसाइड इट इज यूज्ड, ठीक है। DDT का सबसे बड़ा यूज है एज अ इंसेक्टिसाइड, बट इसका एक प्रॉब्लम है, ये फैट में क्या होता है, डिसॉल्व नहीं हो जाता, मतलब ये यूज नहीं होता, वो हमारे फैट में ऐसे ही पड़े रहता है, उसकी वजह से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है और इसीलिए इसका यूज बैन हो गया है, वरना ये एज अ इंसेक्टिसाइड यूज होता है।